कि थोड़ा सा एक चीज इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग द हार्ट बीट, दैट द एपेक्स ऑफ द हार्ट, दैट इज द डिस्टल मोस्ट प्रोजेक्टेड पॉइंटेड एंड ऑफ द हार्ट। अब वो कहाँ पर होगा? दैट इज प्रेजेंट इन द लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। एक बात कर दी कि जी लेफ्ट साइड पे है, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस में है, एंड द एपेक्स लाइज अराउंड 9 सेंटीमीटर from the midline of the sternum. So that is the location of the apex of the heart, and the apex beat is auscultated at this level. अच्छा, एक चीज यहीं पे हम करते जाएं कि if there is some injury to the heart and the blood leaks into the pericardial cavity, so that condition would be called हेमोपेरिकार्डियम। हीमोपेरिकार्डियम आ जाता है, ठीक है। और अगर इसको हाँ किसी भी फ्लूइड की बात अगर हम करते हैं तो अगर ब्लड होगा तो पेरिकार्डियल इफ्यूजन। पेरिकार्डियल इफ्यूजन भी इसमें आ जाएगी। अब उसका पैथोलॉजी फर्क है, तो अगर हम ब्रॉडली करेंगे तो हम कहेंगे कार्डियक टेम्पोनार्ड, कि कोई भी फ्लूइड की एक्स्ट्रा चीज जो पेरिकार्डियल कैविटी में फिल इन होगी, दैट इज कॉजिंग एक्स्ट्रा प्रेशर टू द हार्ट, लिमिटिंग इट्स सिस्टली एंड डायस्टली, सो दैट इज कॉल्ड कार्डियक टेम्पोनार्ड। अगर वो अब एफ्यूजन से आ रही है तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन आ जाएगी। इसी तरह अगर वो ब्लड से है तो हीमोपेरिकार्डियम आ जाएगी। सो दैट इज द टू सब टाइप्स ऑफ कार्डियक टेम्पोनार्ड। और कार्डियक टेम्पोनार्ड का रिजल्ट क्या होगा कि जी देयर वुड बी डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ द ब्लड फ्रॉम द हार्ट एज वेल एज द फिलिंग इज इनकम्प्लीट। अच्छा जी, अगर हमने एपेक्स की बात की थी तो जो हार्ट का अगर मेन स्ट्रक्चर देखते हैं तो दैट इज पिरामिडल शेप्ड। सो अगर एपेक्स है तो उसकी बेस भी होनी चाहिए। सो द बेस lies posteriorly and is formed mainly by the left atrium। ठीक है जी, लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखने की ये है कि बेस से तो ये समझ आता है कि जी द resting point of the organ would be the base, लेकिन base is just opposite to the apex, इसलिए हम इसको base कह रहे हैं, लेकिन the weight or the dependent area of the heart is not the base of the heart। ठीक, उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कितने बॉर्डर्स और कितनी सर्फेसेस होनी चाहिए? फोर सरफेसेस। सर अगर डिपेंडेंट एरिया ऑफ द हार्ट बेस नहीं होगा तो एपेक्स होगी? नहीं, that is the inferior surface or the diaphragmatic surface that is resting against the diaphragm। सारे का सारा वेट जितना हार्ट का आ रहा है या प्रेशर जितना आ रहा है, that is towards the diaphragm, inferior surface or the diaphragmatic surface of the heart। अच्छा जी, हाँ जी, to talking about कि जी कितनी सर्फेसेस होनी चाहिए, क्या स्ट्रक्चर्स होंगे हार्ट के, अगर हम बात करते हैं ग्रॉस फीचर्स की, तो इसमें 3 सर्फेसेस मेनली आएंगी, 4 बॉर्डर्स आएंगे, और अगर हम उसके सब एरियाज की बात करते हैं तो 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स हैं। अच्छा जी, ये आपस में एट्रिया और वेंट्रिकल किस तरह सेपरेट होंगे और वेंट्रिकल राइट और लेफ्ट आपस में किस तरह सेपरेट होंगे, we will be seeing them just shortly। valves। अच्छा जी, जो ये सबसे बाहर आपको लेयर नजर आ रही है, दिस इज द फाइब्रस लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। इसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तो नाउ वी आर लुकिंग एट द सरफेस ऑफ द हार्ट। अच्छा जी, अब इसमें जो चीज आपने याद रखनी है कि हमने कहा कि जी 2 एट्रिया हैं, 2 वेंट्रिकल्स हैं। द वेस्टिजियल पार्ट ऑफ द एट्रिया इज द ऑरिकल। ठीक है, ऑरिकल आर द वेस्टिजियल कंपोनेंट्स और these are non-useful, non-functional as such, but they are the remnants and are connected with the main cavity of the heart।
These are the ear-like projections. अगर right auricle की बात करेंगे, so it would overlap the ascending aorta anteriorly. और अगर left auricle की बात करेंगे, so it will be extending somewhat in front of the pulmonary trunk. ठीक है जी. अच्छा, फिर उसके बाद दो ventricles आ गए, right और left. The apex of the heart is formed by mainly by the left ventricle. अच्छा, अगर हम वन बाय वन स्ट्रक्चर करें कि जी ये ग्रॉसली हमने चार चैम्बर्स की बात कर दी कि जी दो एट्रिया हैं, दो वेंट्रिकल हैं. The right side of the heart is concerned with the collection of blood, deoxygenated blood from the body and sending it to the lungs for oxygenation using the pulmonary circulation. And the left side of the heart, the left atrium collects the blood from the pulmonary circulation or pulmonary veins, which is carrying the oxygenated blood towards the atrium. वहां से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पुश होके थ्रू द एओर्टा इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन टू थ्रू आउट द बॉडी. अच्छा जी, अब अगर हम बात वन बाय वन और बॉर्डर सर्फेसेस के हम कर लें, तो हमने ये कहा कि जी चार बॉर्डर्स होंगे, तीन सर्फेसेस होंगी. द राइट बॉर्डर is on the right side extending made by the right atrium between the opening point of the superior vena cava and the inferior vena cava. So this will be the right border of the heart. Then is the inferior border or the lower border that is formed mainly some part by the right atrium and mainly by the right ventricle. This area or this margin till the apex of the heart. फिर उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर की अगर हम बात करते हैं, so it would start from the apex of the heart continuing upwards till the pulmonary veins, this area. ठीक है जी. And the superior border is present on the upper surface of the right and left atrium. So this will be this, अगर मैं आपको मार्क कर दूं, so it would be the superior border. This will be the superior border. जब हमने ये मार्क किया था, this will be the left border. Sorry. अगर हम इसको फिर उसके बाद राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट की अगर हम बात करते हैं, so it is starting from the apex till the inferior vena cava, और राइट बॉर्डर जो है that is from the superior vena cava till the opening of the inferior vena cava. अब इनके दरमियान जो सर्फेसेस हैं वो कौन सी होंगी? अगर हम सर्फेसेस की बात करते हैं, तो एक स्टेर्नोकोस्टल सरफेस है या एंटीरियर सरफेस है, ये वाली होगी that is lying against the sternum and the costal cartilages of the ribs. ठीक है, और ये mainly formed by the right ventricle and some portion is by the left ventricle anteriorly. So this is the interior surface or the sternocostal surface. ठीक है जी. फिर this second surface is the inferior or the diaphragmatic surface. अब वो किस चीज से बनेगी? इससे थोड़ा सा ऑपोजिट होगा कि मेनली larger portion by the left ventricle and the smaller component is formed by the right ventricle. ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हो गए. फिर स्टेर्नोकोस्टल सरफेस की हमने बात कर दी, इंफीरियर सरफेस की बात कर दी, और तीसरी जो है वो पोस्टीरियर सरफेस होगी या बेस ऑफ द हार्ट होगा, जिसकी हमने बात की कि इट इज फॉर्म बाय द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट atrium. So these are the surfaces of the heart and the borders. अच्छा, अब ये आपस में डिफरेंशिएट कैसे होंगे? जो एट्रिया और वेंट्रिकल है, ठीक है, इंटीरियरली अगर हम बात करते हैं तो इसको हम एक डिप्रेशन या sulcus है, that is atrioventricular groove.
इसमें कॉरोनरी आर्टरी रन करती है, इसलिए इनको हम कॉरोनरी सल्कस भी कहते हैं। तो एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव जो है, दे आर सेपरेटिंग द एट्रिया फ्रॉम द वेंट्रिकल्स, और इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स होंगे both anteriorly as well as posteriorly that would divide or separate the right and the left atrium ventricles। ठीक है, आगे भी होगा posteriorly भी होगा। अच्छा जी, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करना शुरू करते हैं तो हमें क्या कुछ नजर आएगा। अगर राइट एट्रियम की बात करते हैं तो उसके फंक्शन क्या होंगे। Your right atrium is the one that collects the deoxygenated blood from the systemic circulation as well as the venous blood of the heart itself। अच्छा जी, तब इसने collect करना है and it has to push the blood towards the right ventricle through the atrioventricular orifice। तो जो upper part होगा, जो inflow part है, that is a smooth one। ठीक है, inner wall इसकी smooth होगी। यहाँ पर जब आएंगे towards the auricle, from the superior vena cava to the right ventricle, this area, there would be a depression or groove that is called the sulcus terminalis। और इसी के अंदर की तरफ जब देखेंगे तो प्रोजेक्शन होगी, that is called the crista terminalis। वो भी आपको दूसरी साइड्स में मैं दिखा देता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर। So auricle is having the rough inner surface, whereas the rest of the atrium is smooth walled, which is meant for the collection of the blood। जो इनर रफ सरफेस ऑफ द ऑरिकल है, यहाँ पे जो मसल्स आ रहे हैं इनको हम कहेंगे पेक्टिनेट मसल्स या ट्रेबेकुलर कार्नाई। द पेक्टिनेट मसल्स आर, जी जी बिल्कुल, द पेक्टिनेट मसल्स आर प्रेजेंट इन द ऑरिकल both right as well as the left। rest of the atrial walls right and left are smooth। उसके बाद जब हम जाते हैं यहाँ से, अब ब्लड ने जाना है टू दी वेंट्रिकल। So this opening or the area is called the atrioventricular orifice, right-sided, and that would be guarded, और इसके फंक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, प्रॉपर करने के लिए यहाँ पे एक ट्राइकस्पिड वेल्व है, जिसका मतलब है कि उसके 3 लीफलेट्स होंगे। सेप्टल वेल्व होगा, ठीक है, सेप्टल लीफलेट होगा, पोस्टीरियर होगा और इंटीरियर होगा। These are the 3 leaflets of the tricuspid valve that is guarding the between the atria and the ventricle। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और आप साथ हम करते जाएं कि इंटरएट्रियल सेप्टम जो है, that is a area or the component which is dividing the right and the left atrium from one another। अब यहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिकल एज में बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ कोई डिफरेंसेस होंगे, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर होगा या नहीं। यहाँ पे सर interatrial septum, mainly on the right side of the interatrial septum। foramen ovale। सर ओवेल होगा सर। ठीक है, foramen ovale is the opening or the gap that is present during the embryonic life। ठीक है, for the bypass of the blood from right to left atrium। आफ्टर बर्थ जिस वक्त सिस्टमिक सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई, पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट हो गई, प्रेशर लेफ्ट साइड का ज्यादा हो गया, राइट का कम हो गया, तो वहां पे ये दोनों मर्ज कर जाएंगे। ठीक है जी। सो जो सेंट्रल एक गैप या वीक एरिया रह जाएगा, दैट इज कॉल्ड द फोसा ओवैलिस, दैट इज द रेमिनेंट ऑफ सेप्टम प्राइमम। वो एम्ब्रियोलॉजी कंपोनेंट में हम देख लेंगे कि जी सेप्टम प्राइमम क्या चीज है और बाकी क्या है। अच्छा जी, और उसकी अपर मार्जिन जो होगा, दैट इज अ थिकर वन, दैट इज कॉल्ड द एनालिस ओवैलिस। ठीक है, अगर ये फोरामेन आफ्टर बर्थ बंद ना हो तो क्या होगा। ASD एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स हैं। ठीक है, और अगर हम सिर्फ कंसर्निंग दी फोसा ओवैलिस या फोरामेन ओवेल की बात करें, so that would be called the patent foramen
ओवेल, और उसका रिजल्ट ये होगा कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम दैट विल बी स्टार्ट मिक्सिंग टू द राइट एट्रियम, और मिक्सिंग ऑफ द ब्लड आपस में स्टार्ट हो जाएगी। नाउ मूविंग ऑन टू द वेंट्रिकल, इसमें क्या होगा? वेंट्रिकल का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल की अगर हम बात करेंगे तो एट्रिया के मायोकार्डियम थिन होगा एज कम्पेयर टू द वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल ने ज्यादा फोर्सफुली या प्रेशर से ब्लड को पुश करना है। अच्छा, अब यहाँ पर इन ट्राइकस्पिड वेल्व की मदद से ड्यूरिंग सिस्टोली ब्लड वुड एंटर इनटू द कैविटी ऑफ द राइट वेंट्रिकल। फिर क्या होगा? ड्यूरिंग फिल हो गया, जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, so the blood is totally filled up in this cavity, and under the pressure of the muscle contraction it would push against these leaflets making it close। और इसका फायदा क्या होगा कि बैकवर्ड फ्लो ऑफ द ब्लड टुवर्ड्स द एट्रियम नहीं होगा, जिसको रिगर्ज कहते हैं। ठीक है जी। इन लीफलेट्स को अगर आप देखें, so that are connected downward by a thread like structures। ठीक है जी, यहाँ पे आपको, हाँ जी, these thread like structures are called the chorda tendineae। These are the part or the thread like structures which are attached on one side to the free margin of the cusp, and on the other side they are connected to the pillar like muscles in the ventricular cavity called the papillary muscles। और जो papillary muscles हैं, they are in turn connected with the inner wall of the ventricles। अच्छा जी, अब papillary muscles contract करेंगे, ये taut हो जाएंगे, and that would help in the functioning of the these tricuspid और bicuspid valve leaflets। अब इन्हीं papillary muscles के regarding एक important चीज जो आपने याद रखनी है, that is only present in the right ventricle, that is the moderator band और the septomarginal band। अब ये क्या चीज होती है, इसको इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, क्या चीज है ये? That is the interior papillary muscle of the of the right ventricular cavity, connecting between the septum and the interior wall of the heart, or the जो इसकी conductive system of the heart है, Purkinje fibers, and they are running in this band, so that is why it is called the moderator band। और septum से, interventricular septum से, it is connected to the interior wall margin तक आ रहा है, so that is called the septomarginal band। अगर हम लेफ्ट साइड पे जाते हैं तो ज्यादा चीजों का फर्क नहीं है, ओनली देयर आर टू डिफरेंसेस। एक तो यहाँ पर बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल देयर इज अ बाइकस्पिड वाल्व इंस्टेड ऑफ द ट्राइकस्पिड, और इसको दूसरा नाम हम देते हैं माइट्रल वाल्व्स। एक, एंड देन द सेकंड डिफरेंस इज कि जी यहाँ पे ट्राइकस्पिड था तो 3 पेपिलरी मसल्स चाहिए थे, लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व है या माइट्रल वाल्व है, दैट रिक्वायर्स 2 पेपिलरी मसल्स इंस्टेड ऑफ 3। और यहाँ से जो लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड ने जाना है, so that would enter through the infundibulum to the ascending aorta। अच्छा, अब वेंट्रिकल तक तो हमने बात कर ली है। जो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है, इनका फंक्शन का मैकेनिज्म भी हमने देख लिया है। अब जब पल्मोनरी ट्रंक या असेंडिंग एओर्टा में ब्लड ने जाना है, तो यहाँ बैक फ्लो किस तरह रुकेगा? ये जो माइट्रल वेल्व है और ट्राइकस्पिड वेल्व है, इनके फ्री मार्जिन, ये कस्प्स, दे आर हैंगिंग डाउनवर्ड्स टुवर्ड्स द कैविटी, और यहाँ पे ये जब कनेक्ट होंगे तो दैट वुड प्रिवेंट द बैक फ्लो। जब हम बात करते हैं असेंडिंग एओर्टा की या पल्मोनरी ट्रंक की, वहां पे अब है सेमी ल्यूनर वेल्स, दोनों में 3-3 कस्प्स होंगे, राइट में भी लेफ्ट में भी।
लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि दे आर द कप्स विच आर फेसिंग अपवर्ड। ठीक है जी, जब ब्लड यहाँ से पास करेगा, फोर्सफुली आएगा, तो ये इन कप्स को साइड पे करते हुए पास ऑन हो जाएगा। एंड ड्यूरिंग डायस्टली जब बैक फ्लो से ब्लड आएगा इनटू द पल्मोनरी ट्रंक या असेंडिंग एओर्टा, अगर हम इसको ऊपर से देख लेते हैं, अच्छा जी, तो जब ये बैक फ्लो आएगा ड्यूरिंग डायस्टली, ठीक है जी, जब बैक फ्लो आएगा तो ये कस डायलेट करके आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे एंड ब्लॉक दी बैकवर्ड पाथवे। सो इस वजह से ब्लड बैक फ्लो नहीं कर सकता, both in the ascending aorta as well as in the pulmonary trunk. So the gross structure is clear so far, or any query? Yes, sir. मॉडरेटर बैंड की सिग्निफिकेंस दोबारा बता दें प्लीज। अच्छा, moderator band की है कि that has a component of the conductive system of the heart, जो Purkinje fibers जा रही हैं that are running within the substance या in between the fibers of the septomarginal band या moderator band. राइट साइड लेफ्ट साइड पे जो पेपिलरी मसल्स हैं या बाकी दो पेपिलरी मसल्स लेफ्ट साइड के जो हैं राइट साइड में, इसके अंदर कोई Purkinje फाइबर itself रन नहीं कर रहा, लेकिन in the septomarginal band these fibers are running and they are reaching up till the myocardium of the anterior wall। कि उसकी अरेंजमेंट फर्क है, एंड सेकेंडली दैट हैज द component of the conductive system of the heart। ओके सर, थैंक यू। अच्छा जी, अब यहाँ पे आगे हम साथ ही ब्लड सप्लाई ऑफ द हार्ट को भी जी। सर ये मॉडरेटर बैंड जो है ये सिर्फ राइट वेंट्रिकल में होंगे या लेफ्ट में भी होंगे? सिर्फ राइट में है और एक ही है। The anterior papillary muscle is also called the septomarginal band या moderator band। राइट, थैंक यू। अच्छा जी, उसके बाद हम ब्लड सप्लाई की बात हम यहीं पे साथ कर लें तो वो क्या होगा कि मेनली first talking about the arterial supply। So mainly the two arteries are supplying the surface of the heart or the musculature, that are the right and left coronary arteries। ठीक है जी, इनका origin कहाँ से होगा? जो first talking about the right coronary artery and its course, the right coronary artery originates from the interior aortic sinus। ये जो सेमिलिनर वेल्स के कस्प बने थे उन्हीं के साथ इनकी डायलेशन या ओपनिंग है, दैट इज कॉल्ड द इंटीरियर एओर्टिक साइनस। यहाँ से ओरिजिन किया। फर्स्ट दे रन बिटवीन द पल्मोनरी ट्रंक एंड द राइट ऑरिकल। ठीक है, यहाँ से होते हुए दे रीच द इंटीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। अब ब्रांचेस यहीं पे हम साथ साथ कहते जाते हैं कि एट दिस पॉइंट it gives one branch to the SA node, ठीक है, and the other one, that is the infundibular branch, to the infundibulum or the funnel-like structure of the pulmonary trunk। अच्छा जी, इसके बाद इसने रन करना in the interior atrioventricular groove। जिस वक्त यहाँ से पास कर रहा है, so it would give the ventricular branches on the interior surface of the heart, interior artery of the right ventricle, that is a smaller branch। ठीक है जी, फिर उसके बाद जिस वक्त ये राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट पे पहुंचना है, so it will give a second large or major branch, that is the right marginal artery, that runs along the right border of the heart till the apex or near the apex। अच्छा, this is the main artery or the main second branch। पहले हमने बात की थी infundibular branch है, फिर उसके बाद इंटीरियर आर्टरी ऑफ द राइट वेंट्रिकल। ठीक है जी, फिर उसके बाद मार्जिनल आर्टरी आ गई, एंड देन इट वाइंड्स अराउंड द राइट बॉर्डर ऑफ द हार्ट टू रीच द इंफीरियर सरफेस। अब जब इंफीरियर सरफेस पे आई, सो इट रन्स इन द पोस्टीरियर एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव। ठीक है जी, फिर इंफीरियर वेना केवा के लेवल पे या जंक्शन ऑफ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स पे जब पहुंचना है, सो इट कंटिन्यूज एज द पोस्टीरियर
interventricular artery, ये posterior descending artery भी हम इसको कहते हैं, which is the branch of the right coronary artery. So अगर हम right coronary artery का origin की बात करें, so it is from the anterior aortic sinus of the ascending aorta. फिर उसके बाद it runs between the auricle and the pulmonary trunk. फिर उसके बाद it runs in the interior atrioventricular groove till the right border of the heart. वहां से curve करके it runs on the posterior surface in the posterior atrioventricular groove, and finally it continues as the posterior interventricular artery, a posterior descending branch of posterior descending artery, which is the continuation of the right coronary artery. अब इसकी branches कौन कौन सी होंगी? पहले infundibular branch है, ठीक, फिर उसके बाद interior surface of the right ventricle कुछ branch है, marginal artery है, ठीक है, और finally that continues as the posterior interventricular. अब in addition यहाँ पर इसने दो branches और देनी है, एक to the SA node, ठीक है, और somewhat to the anterior surface of the right atrium. अगर हम लेफ्ट coronary artery की बात करते हैं, वो बड़ी artery है as compared to the right coronary artery. अब उसका origin कहाँ से होगा? Left aortic sinus from the ascending aorta. अब यहाँ पे it runs between the aorta, pulmonary trunk and the left auricle. यहाँ पर इसने पहली branch दोबारा infundibulary देनी है, infundibulum of the ascending aorta या ascending aorta को. Then the second larger branch is the left interior descending या interior interventricular artery. अच्छा जी. That runs in the interior atrioventricular groove till the apex of the heart. So अगर हम arterial supply of the apex की बात करेंगे, so that is supplied by anterior interventricular artery या left anterior descending, abbreviated as LAD. ठीक है. So anterior wall of the heart, that was the sternocostal surface, that is up to 90% supplied by left LAD. anterior. G. Left anterior descending artery or LAD, the anterior interventricular artery, that is in turn the branch of the left coronary artery. अच्छा जी. इसके बाद फिर it runs in the left atrioventricular groove to reach the left border of the heart. यहाँ पे क्या करेगी? It gives a circumflex branch that runs along the left border of the heart to supply the anterior aspect of the left ventricle and the lateral aspect. और finally फिर इसका termination कहाँ पर होगी? It runs posteriorly in the posterior atrioventricular groove, and finally anastomosis with the right coronary artery in the atrioventricular groove. अच्छा, तो इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हो गई? पहली सबसे infundibular branch देख ली हमने, उसके बाद left anterior descending, circumflex branch, and finally it supplies or anastomosis to end with the right coronary artery. So अगर आप इस तस्वीर को देखते हुए मुझे आप ये बताएं कि राइट और लेफ्ट coronary arteries में हैं तो एंड आर्टरीज, ठीक है, लेकिन कौन से ऐसे तीन एरियाज बनते हैं जहां पर जाके इनके आपस में एंड टू एंड एनास्टोमोसिस होगा? Apex. Apex of the heart, very good, between the anterior interventricular artery and posterior Atrioventricular interventricular artery. junction. जी, Atrioventricular junction. atrioventricular junction posteriorly between the right and the left coronary artery. एक की मेन कंटिन्यूएशन थी और एक सर्कमफ्लेक्स ब्रांच के बाद आ रही थी, ठीक है. And the third one would be at the origin point of the pulmonary trunk and the ascending aorta between the infundibular branches. ठीक है जी. So these are the three areas जहाँ पे coronary arteries आपस में end to end anastomosis कर रही हैं. सर ये सर प्लीज ये थोड़ा रिपीट कर दे एनास्टोमोसिस. अच्छा, 3 पॉइंट कि हैं तो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस इतने ज्यादा कोई वेल डेवलप नहीं होंगे, बहुत ज्यादा इनकी बेनिफिट नहीं है जैसे बाकी जगहों की एनास्टोमोसिस का है,
लेकिन फिर भी somewhat they are connecting to one another. पहला है on the inferior aspect of the apex of the heart between LAD, anterior interventricular artery, and the posterior interventricular artery. Second one is in the posterior atrioventricular groove, जहाँ पे लेफ्ट coronary artery की termination आके merge कर जाएगी और anastomose कर जाएगी with the right coronary artery. And the third point is the infundibular, between the infundibular branches of the right and the left coronary arteries. ये दोनों लेक्चर्स आपस में कंटिन्यूटी में होंगे, सो इंशाल्लाह वी विल एंड बाय 1 PM. अच्छा जी, ठीक है जी, तो ये दोनों बातें हो गई. फिर अगर हम वीनस ड्रेनेज की बात करते हैं इसके साथ ही, सर ईवी नोड को कौन देगा? AV node mainly they are the branches of the right coronary artery, ठीक है, but in some cases they are also supplied by the, normally they mostly they are by the right coronary and it can be supplied by the left coronary. वो आगे हम अभी ये वीनस ड्रेनेज कर लें, उसके बाद हम ये पॉसिबिलिटीज को हम डिस्कस भी कर लेंगे कि कहाँ से आ सकती है. अच्छा जी, वीनस ड्रेनेज की अगर हम बात करते हैं, सो 3 लार्जर वेन्स होंगी. इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी के साथ अगर हम बात करते हैं तो ग्रेट कार्डियक वेन है, ठीक है, सो दैट विल कैरी द वीनस ब्लड फ्रॉम द इंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट और द स्टर्नोकोस्टल सरफेस. फिर अगर हम पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में जाते हैं, सो यहाँ पर आ गई मिडल कार्डियक वेन, दैट इज द सेकंड लार्ज वेन, and the third one is the small cardiac vein that would run along with the right marginal artery. ठीक है जी, सो ये 3 मेन वेन्स आपने कर दी. स्मॉल कार्डियक वेन with the right marginal artery, middle cardiac vein with the posterior interventricular artery, and the great cardiac vein in the anterior interventricular groove that is running along with the LAD. अब इन तीनों वेन्स ने करना क्या है, they drain towards the posterior side, ठीक है, left area below the left atrium in the posterior atrioventricular groove, they drain up into a large size dilated vein which is called the coronary sinus. So coronary sinus is a large vein that mainly receives the blood from the middle cardiac vein, great cardiac vein, and the small cardiac vein. And finally, it itself drains or opens up in the right atrium just near the opening of the inferior vena cava and the interatrial septum. इस एरिया में ये ड्रेन कर जाएगी. सो ये 3 लार्ज वेन्स जो हैं ये तो डायरेक्टली राइट एट्रियम में ड्रेन कर रही हैं. सुपियर वेना केवा डायरेक्टली ओपन हो रही थी, इंफीरियर वेना केवा डायरेक्टली ओपन हो रही थी. इन एडिशन वीना कॉर्डिस मिनिमी और द थेबेसियन वेन्स जो कि छोटी वेन्स हैं ऑफ द कार्डियक मस्कुलेचर इटसेल्फ, दे ड्रेन डायरेक्टली इनटू द राइट एट्रियम. अच्छा जी, अगर हम साथ में कंडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो वो क्या होगा, सबसे पहले AV node, SA node, which is present in the upper part of interatrial septum just near the opening of the superior vena cava. ठीक है जी, फिर lower part में near the opening of the coronary sinus there would be AV node. पहले आ गया SA node, फिर आ गया AV node. AV node से जब आगे कंटिन्यू करना, so that is the bundle of His. ठीक है जी, bundle of His जब ventricles में enter होगा, so it would divide into the right and the left bundle branches, और उनके आगे smaller fibers हैं which are the Purkinje fibers supplying the musculature of the ventricular wall separately. ठीक है जी, और SA node और AV node आपस में connect होंगे by the internodal pathways. अच्छा जी, the coronary dominance we will be discussing within a minute. अच्छा जी,
ये बात हमने कर दी थी। इनर सरफेस की हमने बात किया। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर हम एक दफा देख लें कि दिस इज द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द राइट एट्रियम। हमने ये बात की थी कि देयर इज अ ग्रूव बिटवीन द ओपनिंग ऑफ द सुपियर वेना केवा टिल द ऑरिकल। यहाँ पे रफ सरफेस है विच इज कॉल्ड दी पेक्टिनेट मसल्स, और बाकी सारे का सारा स्मूथ एरिया है विच इज दी इनफ्लो पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम। इंटरएट्रियल सेप्टम के अंदर दिस डिप्रेशन इज द fossa ovalis, and upper margin is the merging of the septum primum and septum secundum, so that is the annulus ovalis। ठीक है जी। उसके बाद आगे जब जाते हैं, ठीक है जी, वेंट्रिकल में हमने देख लिया कि जी ये ट्राइकस्पिड वेल्व था, कॉर्डा टेंडिनाई थे पेपिलरी मसल्स से। वेंट्रिकल की अगर हम वॉल को कंपेयर कर दें तो राइट वेंट्रिकुलर वॉल इज थिन एज कंपेयर टू द लेफ्ट इंटरवेंट्रिकुलर myocardium of the left ventricle। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे देख लें तो दिस इज द लोकेशन ऑफ SA node in the interatrial septum near the superior vena cava opening। जो AV node है that is in the lower part of the interatrial septum near the opening of the coronary sinus। फिर आगे bundle of his right and left bundle branches आ जाएंगी और Purkinje fibers आ जाएंगे। अच्छा, अब these are the tricuspid and the bicuspid valves। अब यहाँ पे आप देख लें कि the lumen is closed in these valves। इसका मतलब ये है कि the heart is in the state of systole या diastole। सिस्टली। सिस्टली। ठीक है जी, कि वेंट्रिकल्स में प्रेशर ज्यादा था तो ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड तो बंद हैं, सेमील्यूनर वेल्व्स ओपन है। और जब रिलैक्सिंग स्टेज आएगी तो उसमें क्या हो जाएगा, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड ओपन हो गए, जिनकी वजह से एट्रिया से ब्लड वेंट्रिकल्स में जाना शुरू हो गया। एंड एट द सेम टाइम पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा से ब्लड वापस नहीं जाना, तो सेमील्यूनर वेल्व्स आपस में बंद हो गए। ठीक है जी, सो आप इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर कर लें कि ड्यूरिंग सिस्टली सेमील्यूनर वेल्व्स आर ओपन एंड द एट्रियोवेंट्रिकुलर वेल्व्स आर क्लोज्ड, और जब डायस्टली की बात होगी तो सेमील्यूनर वेल्व्स बंद हो जाएंगे और एट्रियोवेंट्रिकुलर जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड है ये ओपन हो जाएंगे। अच्छा जी, अब ये कॉरोनरी डोमिनेंस और वो वाली बात हम कर लें कि जी हमने अब देखना है कि किस आर्टरी ने कौन सा एरिया सप्लाई करना है। क्योंकि हम राइट कॉर्नरी आर्टरी की बात करते हैं तो मेनली राइट एट्रियम को सप्लाई करना है इंटीरियर। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करेगी बाय द इंटीरियर वेंट्रिकुलर ब्रांच। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल की डायफ्राग्मेटिक सरफेस को सप्लाई करना है थ्रू पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है इसके पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई करना है। कि अगर एक मिनट हम इसकी स्लाइड देख लें। अच्छा, अगर आप ये देखते हैं कि सेंटर में दिस इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, सो इंटीरियर 2/3 इधर आएगा और पोस्टीरियर 1/3 पोस्टीरियरली होगा। ठीक है, सो द पोस्टीरियर 1/3 is supplied by the posterior interventricular artery and interior 2/3 is supplied by interior interventricular artery, which is the branch of left coronary artery। अच्छा जी, अब वेरिएशंस जो आती हैं कि SA node is supplied by the right coronary artery in 60%, and similarly the AV node is supplied by the right coronary artery in 80% of the people। और अगर हम लेफ्ट की बात करते हैं, लेफ्ट coronary artery, so the left atrium would be supplied by left coronary artery। मोस्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल भी ऐसे सप्लाई होगा। ठीक है, उसके बाद स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल, ये कैसा इंफीरियरली होगा सुपीरियरली होगा? सुपीरियरली होगा, क्योंकि इसके साथ में राइट कॉर्निया आर्टरी भी सप्लाई कर रही थी। फिर जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है इसका इंटीरियर 2/3 एरिया LAD सप्लाई करेगी। अब यहाँ पे आप कंपेयर करते हैं कि इन 40% ऑफ द इंडिविजुअल्स SA नोड की ब्रांच लेफ्ट से आएगी और 60 में इट इज द ब्रांच ऑफ राइट कॉर्निया आर्टरी, और इन अ वेरी स्मॉलर प्रोपोर्शन
the AV bundle or the bundle branches, they are supplied by the left coronary artery. तो अब coronary dominance की अगर हम बात करते हैं तो उसका आपने बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि the artery which gives the SA nodal branch is dominant or the artery which gives the posterior interventricular artery is dominant. ठीक है जी, कि 60% में हमने कहा कि it is by the right coronary or posterior interventricular artery itself is again the branch of right coronary artery. So जब आप किताब में पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग चीज ये बनती है कि वहां स्टार्ट ही ये करता है कि जी 60% राइट कॉर्नरी डोमिनेंट. सो वो प्रोपोर्शन बाद में आएगी. पहले आपने कॉन्सेप्ट ये रखना है कि द आर्टरी विच गिव्स द एसए नोडल ब्रांच इज डोमिनेंट, वो राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है. और इसी तरह पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी जिसकी ब्रांच आ रही है दैट इज अगेन द डोमिनेंट. ठीक है जी, भले राइट की हो भले लेफ्ट की हो वो बात की बात है. हमने ये देखना है कि जी जो आर्टरी ऐसे नोड को सप्लाई करेगी वो डोमिनेंट है और जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी देगी वो डोमिनेंट है. नॉर्मली बोथ आर फ्रॉम द सेम आर्टरी. अच्छा जी, अब ये एरिया ऑफ सप्लाई की हमने बात कर दी. ठीक है जी, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज जो आपका एमसीक्यू बेस्ड है, जो चीज पूछी जा सकती है, अब हम यही करते जाएंगे, साथ इसके एमसीक्यू भी डिस्कस करते जाएंगे कैसे बन सकते हैं. अच्छा जी, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग किसकी ब्रांच थी? लेफ्ट coronary artery. left coronary artery. लेफ्ट coronary artery की. ठीक है जी, so that was supplying the interior surface of the heart, the sternocostal surface or the interior surface. ठीक है जी, so अगर proximal portion of left coronary artery, left interior descending या interior interventricular artery block होती है, so interior wall सारी की सारी infarct हो जाएगी क्योंकि उसकी blood supply 90% आ ही एलईडी से रही थी. ठीक है जी, सो अगर बात की आपसे एमसीक्यू करते हैं कि जी द इंटीरियर वॉल मायोकार्डियल इंफार्क्शन हुई है, ठीक है, सो साथ ही जो आर्टरी इन्वॉल्व होगी दैट इज द एलईडी प्रॉक्सिमल पार्ट. अगर डिस्टल पार्ट नियर द एपेक्स अगर ये बंद हो रही है, ठीक है, सो उससे क्या होगा, एपिकल पोर्शन और जो सम पार्ट ऑफ द इंफीरियर वॉल, ठीक है, एपेक्स जहां पर एनास्टोमोसिस हो रहा था, सिर्फ वो एरिया इंफाक्ट होगा, बाकी बच जाएगा. ठीक है जी, और जस्ट नियर दी एपेक्स अगर ब्लॉक होती है तो इससे सिर्फ इंटीरियर सेप्टल एरिया इंफाक्ट होगा, बाकी इंटीरियर वॉल इंटैक्ट रह जाएगी. ठीक है जी, फिर अगर मार्जिनल आर्टरी ब्लॉक होती है, अब मार्जिनल आर्टरी किसकी ब्रांच थी? Right coronary. राइट coronary artery की. right ठीक है coronary. जी, राइट वेंट्रिकल और सम पार्ट ऑफ द राइट एट्रियम को ये सप्लाई कर रही थी. ठीक है, सो लेटरल वॉल या राइट वॉल एमआई जब होगा, सो दैट इज बिकॉज ऑफ द मार्जिनल आर्टरी की ब्लॉकेज. ठीक है जी, और जो सर्कमफ्लेक्स आर्टरी थी दैट इज अ ब्रांच ऑफ लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी. सो पोस्टोलैटरल एरिया जो है वो छोटा एरिया सप्लाई हो रहा था, सो दैट वुड बी इंफार्क्ट. लेफ्ट वॉल एमआई circumflex artery, right wall MI अगर बात करेंगे so that is by the marginal artery. Interior wall MI LAD या anterior interventricular artery, और अगर posterior interventricular artery की हम बात करते हैं so posterior wall या inferior wall MI होगा. ठीक है जी, फिर distal part of the right coronary artery अगर block होती है तो smaller part of the inferior wall damage होगा. अगर पूरी राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है तो पोस्टीरियर वॉल या इंफीरियर वॉल जो है, सॉरी इंफीरियर या डायफ्रैग्मेटिक सरफेस, मेनली बाय द राइट वेंट्रिकल एंड सम पोर्शन बाय द लेफ्ट वेंट्रिकल, दैट वुड बी ब्लॉक्ड. ठीक है जी, एंड सम एरिया ऑफ द लैटरल वॉल, क्योंकि मार्जिनल आर्टरी उसको सप्लाई खुद कर रही होती है, और राइट कोरोनरी आर्टरी खुद ब्लॉक हो गई मेनली एट द ओरिजिन पॉइंट, तो राइट वेंट्रिकल और सारी की सारी इंफीरियर वॉल इंफाक्ट हो जाएगी. सो ये टेबल आप याद रखें कि आपने इसको ये फ्लो शीट बना लेनी है कि कौन सी ब्रांच किस एरिया को सप्लाई कर रही है
और अगर वो ब्लॉक होती है तो उस एरिया का इन्फाक्ट होगा। टू क्विकली रिवाइज, ये आगे पीछे मैं करके पूछूंगा कि अगर राइट कॉरोनरी आर्टरी एट ओरिजिन पॉइंट ब्लॉक होगी तो किस एरिया का एमआई anterior होगा? wall, anterior wall, Anterior wall MI. राइट कॉरोनरी आर्टरी, inferior, Lateral wall. lateral inferior portion, or right inferior ventricular. wall, right side or diaphragmatic inferior wall, surface? posterior wall, posterior wall तो लेफ्ट एट्रियम से बन रही है ना, इसलिए वो तो अलग है। Diaphragmatic surface and right ventricular. राइट कॉरोनरी से होगी तो इंफीरियर वॉल एमआई होगा या डायफ्रैग्मेटिक सरफेस जाएगी, ठीक है जी। एंड सम पोर्शन ऑफ द राइट एट्रियम, ठीक है। और अगर ओरिजिन पॉइंट से लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग या इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी तो Anterior wall. anterior wall, इंटीरियर वॉल एमआई होगा। मार्जिनल आर्टरी ब्लॉक होगी तो lateral wall MI, लैटरल वॉल एमआई हो जाएगा। और अगर सर्कमफ्लेक्स होगी तो पोस्टरो लैटरल पोर्शन होगा, Posterior. इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है जी। क्लियर सो फार? तो इसके एमसीक्यू इसी तरह Yes, बनते sir. हैं कि जी अगर a patient comes to you with the blockade of the left interior descending artery, the area of infarct would be, ठीक है जी। उसमें ऑप्शन से पूछ सकते हैं कि राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, या इंटीरियर वॉल, स्टेनोकोस्टल सरफेस ऑफ द वेंट्रिकल्स कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, अब इस डायग्राम में क्या दिखाया हुआ है? एंड रिजल्ट इन्फार्क्ट है, लेकिन वो किस वजह से हो रहा है? Atherosclerotic plaque. Thrombus. एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक्स की वजह से नर्विंग हो रही है, और Thrombus, नर्विंग formation of thrombus. थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो रहा है। वेरी गुड, ठीक है जी। सो अगर आप ये चीज देखते हैं कि इस एरिया में थ्रोम्बस फॉर्मेशन स्टार्ट हुई, नर्विंग स्टार्ट हुई, ठीक है, एंड लेटर ऑन इट लीड्स टू द इंटीरियर वॉल इन्फार्क्ट। सो इसमें एक, इसको अगर हम कोरिलेट करते हैं एज चेंजेस के साथ, कि अगर यंगर एज ग्रुप में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होती है या कोई एम्बुलेंस जाता है, so that cardiac arrest is more lethal as compared to the one in older age या due to atherosclerosis। उसकी वजह ये है कि जी अगर अचानक कोई चीज ब्लॉक हुई तो कोलैटरल सर्कुलेशन तो डेवलप हुई नहीं हुई, ठीक है, सो वो ज्यादा एरिया डैमेज हो जाएगा। और ओल्ड एज में जब ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लेक जमा होना शुरू हुआ तो नैरोइंग हुई, जरूरत पड़ी तो कोलैटरल सर्कुलेशन बेहतर डेवलप होनी शुरू हो गई। सो बाय द टाइम ये ब्लॉकेड होगी या बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा, तब तक कोलैटरल सर्कुलेशन एस्टेब्लिश हो चुकी होगी। सो दैट इज व्हाई द रीजन द एमआई इन ओल्डर एज इज लेस लीथल or less mortality rate as compared to the one in the younger age group. अच्छा जी, इसमें अब मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई हुई हैं कि किस किस वजह से नैरोइंग हो सकती है, ठीक है। कि यहाँ पर पहली में एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, नैरोइंग हुई और ऑक्सीजन डिमांड पूरी नहीं हो रही, उसकी वजह से इन्फार्क्ट हो जाएगा। फिर सेकंड में सडनली वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गई या वेजोस्पाज्म हो गया, सो वो जो माइक्रोवास्कुलेचर था एरिया का वो डैमेज हो गया, जिससे हमने डिस्टल पार्ट्स ऑफ द वेसल्स की बात की है, वहां पॉसिबिलिटी है, ठीक है। फिर कोई पैथोलॉजी हुई जिसकी वजह से जो वॉल थी वेसल की वो स्लफ ऑफ हो गई, दैट लीड्स टू द नैरोइंग ऑफ ल्यूमेन, सो दैट इज नॉन एथेरोस्क्लेरोटिक कोरोनरी डिसेक्शन, ठीक है। या आखिरी है कि जी इन्फार्क्ट की वजह ये हो सकती है कि जी ब्लड वेसल्स नॉर्मल थी, सांस नहीं आ रहा या ऑक्सीजन सप्लाई हो गई, ऐसे एनवायरनमेंट में चले गए जहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, सो उसका रिजल्ट ये होगा कि सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है जी। सो इम्बैलेंस बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी हो रहा है, ल्यूमेन नॉर्मल है। अच्छा जी, ये हमने बात कर दी थी कि पोस्टीरियर वॉल एमआई इज बिकॉज ऑफ ब्लॉकेड ऑफ राइट कोरोनरी आर्टरी। अच्छा जी,
अब यहाँ पे दो तीन क्लिनिकल एस्पेक्ट्स हम इसके कर लें कि कार्डियोमेगैली क्या चीज होगी। इंक्रीज इन द साइज ऑफ द हार्ट, ठीक है। अब वो क्लिनिकली कैसे एग्जामिन कर सकते हैं? X-ray, एक्सरे से। एक्सरे से हम किस तरह देखेंगे? size is increased. सर रेशो होगी। ठीक है जी। Sir, more than 50% increase in heart size as compared to transverse thoracic जी diameter. अच्छा कार्डिक मार्क्स चला जाएगा। जी, ठीक हो गया। अब इसको हम करते इस तरह हैं कि जी पहले हमने प्लेन रेडियोग्राफ ऑफ द थॉरैक्स रीजन लिया, ठीक है। कार्डियक शेडो फ्रॉम द राइट टू द लेफ्ट बॉर्डर मेजर कर लिया, ठीक है, एट द वाइडेस्ट पार्ट। अब इस डिस्टेंस को नोट करना है फ्रॉम वन साइड। If this is less than half of the thoracic cavity, that is the normal. And if this length exceeds beyond the half of the thoracic diameter, कि अगर बिलफर्ज यहाँ साइज इंक्रीज करके यहाँ से यहाँ तक हो रहा है, so it is more than half of the thoracic diameter, so that is will be labeled as cardiomegaly. और अगर हाफ से कम है, so that is नॉर्मल कंडीशन, ठीक है जी। उसके बाद फिर व्हाट इज एंजाइना पेक्टोरालिस? वेजोस्पैज्म ऑफ कोरोनरी आर्टरी। वेजोस्पैज्म, उससे क्या होगा? Blood compromise for short duration. और दैट प्रेजेंट्स एज द पेन। कहाँ पे जब हार्ट अटैक होता है तो पेन कहाँ फील होती है? Shoulder and left chest wall. Chest Left pain. arm, Shoulder, medial border of the left arm, shoulder, jaw. इसकी क्या वजह हो सकती है कि द कार्डियक पेन इज फेल्ट एट द टिप ऑफ द शोल्डर या जॉ में या मीडियल साइड ऑफ द लेफ्ट आर्म में? Dermatomal supply. Dermatomal supply, and this phenomena is called the referred cardiac pain. उसकी वजह ये है कि जो पेरिकार्डियम की इनर्वेशन थी वो हमने इनिशियली मिस की है। वो इसलिए कि यहाँ पे दो तीन तरह की आपको इनर्वेशन मिलेगी। पहली ये है कि जो स्टोमैटिक नर्व्स की हम बात करते हैं, सो दैट इज बाय द फ्रेनिक नर्व, ठीक है जी। और फ्रेनिक नर्व की रूट वैल्यू है C3, 4 एंड 5, ठीक है। सो वही डर्माटोम्स हैं जो टिप ऑफ द शोल्डर या मीडियल साइड ऑफ द आर्म को सप्लाई कर रहे हैं। सो जिस वक्त कार्डियक पेन होगी, सो दैट इज परसीव्ड एज द पेन इन द शोल्डर रीजन या मीडियल साइड ऑफ द लेफ्ट आर्म, सो दैट इज द रेफर्ड कार्डियक पेन। अच्छा जी। फिर उसके बाद जो हमने ये बात शुरू की थी एथेरोस्क्लेरोसिस की, कि अगर तो सिंपल नैरोइंग है तो उसको हम चेक किस तरह करेंगे? दैट क्लिनिकल एग्जामिनेशन इज कॉल्ड द ECG, एंजियोग्राफी। वेरी गुड, ठीक है जी। और अगर उसमें नजर आता है कि नैरोइंग ज्यादा हुई है तो एंजियोप्लास्टी उसका ट्रीटमेंट मोड है, ठीक है। उसमें स्टेंट्स भी प्लेस कर सकते हैं। जो नैरोइंग है उसको वक्ती तौर पे डायलेट करके भी ट्राई किया जा सकता है कि वेसल अगर हम डायलेट कर दें, सो द ब्लड सप्लाई वुड बिकम नॉर्मल, ठीक है जी। उसके बाद जो है ये हमने बात कर दी पेरिकार्डियम हार्ट की सोमैटिक नर्व सप्लाई की। और एट द सेम टाइम it is also controlled or supplied by the autonomic nervous system, ठीक है जी। sympathetic as well as the parasympathetic system by the cardiac plexus। अब वो क्या करेगा? cardiac plexus है कि जी that is the combination or the merging of the fibers of both sympathetic as well as the parasympathetic। The sympathetic innervation and that is from the upper thoracic segments and the cervical sympathetic ganglia, यहाँ से fibers आ जाएंगे। और जो parasympathetic है that is by the fibers of the
वेगस नर्व। ठीक है जी। सो अगर सिंपैथेटिक एमसीक्यू अगर आपसे पूछा जाता है कि जी कोई क्लिनिकल कंडीशन हुई, कोई ऐसी स्टेट आई कि अचानक से हार्ट रेट बढ़ गया, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ द हार्ट बढ़ गई, ठीक है, एंड द वेजोडाइलेशन, सो ये सारी की सारी चीजें जो हैं दैट आर इंडिकेटिव ऑफ पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन या सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। Sympathetic. Static. Static. सिंपैथेटिक है, ठीक है। और ऑन द अपोजिट साइड अगर हार्ट रेट कम हो गया, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन कम हो गई या वेजोकंस्ट्रिक्शन हो गई, so that would be the indication of by the stimulation of Parasympathetic. parasympathetic। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन Yes, है तो sir. आप जरूर पूछ लें। So far we have covered the gross aspect of the heart and the pericardium। पेरिकार्डाइटिस क्या होगा? Inflammation. Inflammation of the Pericardium. pericardium। ठीक है। अच्छा, एक यहाँ पे चीज गुजरी है, coronary artery bypass graft, ये क्या होता है? सर सर ये जो ग्राफ्ट आर्टरी लेंगे ब्लॉक ग्रेट हो वेन्स। तो वो सर इसमें लेग में से वेन लेके जो है जहाँ पे कोरोनरी आर्टरी डैमेज होती है उसको रिप्लेस कर देते हैं उससे। सर पार्ट ऑफ Sir, Sir, सफिनस वेन proximal, लेते हैं। proximal to the blockage area, a graft is placed between the two arteries. ये बिल्कुल कि ग्राफ लेंगे हम, मोस्ट कॉमनली जो लेते हैं दैट इज बाय द ग्रेट सेफनेस वेन। ठीक है जी। इसका क्योंकि ह्यूमन बॉडी टिश्यू है, सेम बॉडी से है, तो उसका ग्राफ्ट रिएक्शन नहीं होगा, पहला फायदा इसका ये आ जाता है। जहां पे ब्लॉकेट है उससे प्रोक्सिमली और ब्लॉकेट की डिस्टली इसको हम ग्राफ्ट कर देंगे ताकि एक अल्टरनेट पाथवे बन जाए। ठीक है। अच्छा, अब इस प्रोसीजर में जो इम्पोर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि वेन से अपना फंक्शन ये है कि दे प्रिवेंट द बैकफ्लो बाय द प्रेजेंस ऑफ द वेल्स। वेल्व्स। जिस वक्त इस वेन को हमने ग्राफ्ट करना है, सो दैट विल बी ग्राफ्टेड अपसाइड डाउन और द रिवर्स मैनर, ताकि जो वेल्स हैं वो ब्लड फ्लो की ब्लॉकेट का बायस ना बने। Dr. Harris, mute. डॉक्टर हारिस प्लीज म्यूट। अच्छा जी, अब ये देखते हैं कि these are the two angiograms। पहला जो है दैट इज बिफोर एंजियोप्लास्टी, तो उसमें वेसल्स काफी हद तक नैरो है, एंड आफ्टर द करेक्शन द नॉर्मल lumen of the vessel is maintained। अच्छा जी, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द एम्ब्रियोलॉजिकल एस्पेक्ट। अगर यहाँ पर 2 से 3 मिनट की अपनी ब्रेक लेनी है तो आप बता दें, then we will continue with the embryology portion of this heart। सर कंटिन्यू करें। Okay, sir, we can. So we continue in 2 minutes। Okay, sir.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, बिफोर स्टार्टिंग कि अगर आप थोड़ा सा रिकॉल कर लें कि जी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की डेवलपमेंट कब शुरू हुई, कैसे हुई, कौन कौन से प्रोसेसेस से, ठीक है जी। और सेकेंडली ये है कि जी व्हाट इज द सोर्स ऑफ ओरिजिन फॉर द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, सो दैट इज मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ठीक है जी। लोकेशन कहाँ पर होगी, that is interior or cranial to the oropharyngeal membrane। और oropharyngeal membrane क्या चीज थी, that is the area or the spot at which the ectoderm, epiblast and hypoblast initially, and later ectoderm and endoderm are merged together with no infiltration of the mesoderm, ठीक है जी। So the cardiogenic area, that is, or the primitive cardiac area that lies cranial to the oropharyngeal membrane near the interior pole of the growing embryo। अच्छा जी, फिर अगर आप इस सी डायग्राम में देखते हैं, और इसके दो प्रोसीजर थे, वेस्कुलोजेनेसिस और एंजियोजेनेसिस। वेस्कुलोजेनेसिस क्या होगा कि जो पहले वेसल्स बन गई हैं उसकी ब्रांचिंग, और एंजियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ न्यू blood vessels from the mesodermal or mesenchymal stem cells। अच्छा जी, initially they are present cranial to the oropharyngeal membrane and are surrounded by the cardiogenic mesoderm, जो कि आगे पेरिकार्डियम बनाएगी। मस्कुलेचर ऑफ द हार्ट भी बनाया है और साथ में पेरिकार्डियम भी यहाँ से ओरिजिन होनी है। अच्छा जी, अब डेवलपमेंट, और ये किस स्टेज पे हो रहा है, during the mid of the third week after fertilization, the cardiogenic area and blood vessels start to form. And during the fourth week, the beating of the embryonic heart can be observed in the ultrasonography। Actually, initially तो ये area cranial है of the oropharyngeal membrane। फिर एक ये बात है, secondly, the right and the left cardiac tubes or the heart tubes initially they are separate। जब एम्ब्रियो ने डेवलप करना है तो दो तरह की फोल्डिंग्स होनी है, एक लैटरल एम्ब्रियोनिक फोल्डिंग होनी है और एक क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग होनी है। जब क्रेनियोकॉर्डल होगी तो उससे क्या होगा कि जी दिस एरिया turns ventrally and comes to lie anterior to the developing neural tube। ये, और जब लैटरल फोल्डिंग होगी तो हमने बात की थी कि राइट और लेफ्ट हार्ट ट्यूब्स अलग हैं, वो दोनों मर्ज करके सिंगल हार्ट ट्यूब बन जाएगी। अगर यहाँ पे हमने देखते हैं कि दिस इज अ सिंगल हार्ट ट्यूब दैट इज कॉल्ड द एंडोकार्डियल ट्यूब, ठीक है जी। फिर विद एक इसका वीनस साइड एंड है और एक आर्टीरियल एंड है। विद द फोल्डिंग, क्रेनियोकॉर्डल फोल्डिंग, इसने भी फोल्ड होना है सो दैट द क्रेनियल एंड द कॉर्डल एंड्स मर्ज टुगेदर। ये बेसिक वही डायग्राम है which was showing the formation of transverse and the oblique pericardial sinus। अब जब सिंगल हार्ट ट्यूब बन गई, एक ब्रीफ ओवरव्यू करें, फिर हम दोबारा इसको इनिशियल स्टार्ट स्टेज से स्टार्ट कर देंगे कि जब इनिशियल हार्ट ट्यूब बनी उसका एक वीनस एंड था, एक आर्टीरियल एंड था। इनिशियली देयर वाज नो डायलेशन और नो स्पेसिफाइड एरियाज। विद द फर्दर डेवलपमेंट यहाँ पे 5 बल्ज बनने, ठीक है। वीनस एंड पे दे आर द राइट एंड लेफ्ट हॉर्न्स ऑफ द वीनस और द साइनस वेनोसिस, और ये डायलेशन बन रही है, दैट इज द साइनस वेनोसिस। Cranial to it is will be the primitive atrium, जो डायलेशन बन रही है। अब यहाँ पे सिंगल कैविटी है, राइट और लेफ्ट साइड सेपरेट नहीं है, एक ही ट्यूब है। that would later on at the later stages divide into the right part and the left part of the heart। primitive atrium, उसके बाद जब sin जाएंगे, so that is the primitive
कॉमन वेंट्रिकल डायलेशन। उसके बाद बल्बस कॉर्डस है, ट्रंकस आर्टेरियोसिस है विच इज द डिस्टल मोस्ट पार्ट ऑफ द बल्बस कॉर्डस, और इससे आगे फेरेंजियल आर्चेस हैं जो हेड एंड नेक रीजन की डेवलपमेंट हो रही है। जब फोल्डिंग होगी तो वीनस एंड और आर्टीरियल एंड लूप करके एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। ठीक है जी, तो उससे क्या होगा कि जिससे हमने ट्रांसवर्स पेरिकार्डियल साइनस की बात की थी कि पल्मोनरी आर्टरी और असेंडिंग एओर्टा एक साइड पे और सुपीरियर वेना केवा दूसरी साइड पे। ठीक है, सो दैट वुड बी, क्या आप यहाँ पे भी देख लें कि ट्रंकस आर्टीरियोसिस ने pulmonary artery और aorta बनाना है, and on the other side the sinus venosus would be finally developing into the superior vena cava, और इनके दरमियान जो साइनस या स्पेस बन रही है that is the transverse pericardial sinus। अच्छा जी, सो अगर हम यहाँ से इनिशियली स्टार्ट कर दें कि जी हमने ये बात कर दी थी कि फोर्थ वीक में कार्डियोजेनिक एरिया बन गया, हार्ट बीटिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, at the peripheral margins the angiogenic cells which are the mesenchymal or mesodermal in origin they start to develop। ठीक है जी, राइट डॉर्सल एओर्टा बन रहा है और एंडोकार्डियल ट्यूब बन रही है। इसके साथ साथ और मेसोडर्मल सेल्स जो प्रिमिटिव स्ट्रीक और प्रिमिटिव पिट से थे, प्रिमिटिव पिट से जो मेसोडर्मल सेल्स इन्वेट करेंगे दैट वुड फॉर्म द नोटोकॉर्ड, और नोटोकॉर्ड ने लेटर ऑन इंड्यूस करना है टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल प्लेट एंड न्यूरल ट्यूब। जो सराउंडिंग मेसोडर्म है या मेसेनकाइम है उसने क्या करना है, they move anterolaterally and when they reach in the cranial region। ठीक है जी, इस डायग्राम में अगर आप देख लेते हैं तो जो सेंट्रल एरिया जहां इनिशियली कार्डियोजेनिक एरिया बनना शुरू हुआ था दैट वाज द प्राइमरी हार्ट फील्ड, and this enforcement of the mesodermal cells running from the anterolateral aspect that would form the secondary cardiogenic area। ठीक है, and all these are developing in the cranial portion। cranial caudal folding के बाद ये सारा ventral arch aspect पे आ जाएगा। ठीक है जी, हार्टफील्ड एरियाज बन गए कि जो इनिशियली मेसोडर्मल सेल्स बनना शुरू हुए थे क्रेनियल टू दी ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, वो प्राइमरी हार्टफील्ड एरिया था, और जो सराउंडिंग मेसोडर्मल सेल्स इन्वेट करेंगे फ्रॉम द प्रिमिटिव स्ट्रीक दैट वुड बी placed or surrounding the primary area anterior to it that will form the secondary heart field area। अच्छा जी, अब इन जीन्स को कंट्रोल किसने करना है, जो बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन 2 and 4 हैं दे आर द इंड्यूसिंग फैक्टर्स फ्रॉम द मेसोडर्म। ठीक है, और WNT इनहिबिशन हो रही है फ्रॉम द इंटीरियर। ठीक है, दैट इज द विसरल एंडोडर्म एंड एंटीरियर मेसोडर्म, ये सेकेंडरी हार्ट फील्ड एरिया से ये फैक्टर्स आ रहे हैं। अच्छा जी, फिर रीपोजिशनिंग की बात जो हमने की वो क्या था कि इनिशियली द कार्डियोजेनिक एरिया इज इन द क्रेनियल मोस्ट पार्ट, फोल्डिंग के बाद क्या होगा, इट मूव्स वेंट्रली, और वहीं से डायफ्राम भी हार्ट के नीचे आ जाएगा क्योंकि इनिशियली दैट वाज क्रेनियल टू द कार्डिक रीजन, और जब क्रेनियल कोडल फोल्डिंग होती है सो दैट मूव्स वेंट्रली। ठीक है जी, ये रीपोजिशनिंग हुई कि इनिशियली दैट वाज इन द क्रेनियल रीजन, और जब क्रेनियल कोडल फोल्डिंग हुई तो हार्ट ट्यूब्स मूव वेंट्रली टू द डेवलपिंग नर्वस सिस्टम और द न्यूरल ट्यूब। जैसे डायग्रामेटिकली दिखा दिया कि कंबाइंड हार्ट ट्यूब थी, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एंड सराउंडिंग कार्डियोजेनिक एरिया या जेली जो थी दैट वाज फॉर्मिंग द पेरिकार्डियम, और इसी की जो एक्सटेंशन है दैट इज द सेप्टम ट्रांसवर्सम दैट later on develops into the central tendon of the diaphragm। ठीक है जी, moves it ventrally and caudally। ठीक है, और हार्ट ट्यूब की ओरिएंटेशन इस तरह बनेगी सराउंडेड बाय द पेरिकार्डियल कैविटी। Initially the pericardial cavity was lining the cranial aspect
and later on it is found on the ventral aspect. इसमें क्या दिखाया हुआ है कि जी initially there were two heart tubes, right and left. With the lateral body folding, they merged to form a single heart tube. और सिंगल हार्ट ट्यूब के आगे हमने 5 एरियाज कर दिए थे, वो कौन कौन से हैं? साइनस वेनोसस, कॉमन एट्रिया, कॉमन वेंट्रिकल्स, ट्रंकस आर्टेरियोसिस। ठीक है, कि अगर आप यहाँ देखते हैं कि दीज आर द, एक दिन के फर्क से कितनी डेवलपमेंट में फर्क आ गया। एट डे 21 there is the fusion of the right and left heart tubes is going on, and at day 22 there is a single heart tube with the cranial and the caudal end. ठीक है जी। उसके बाद फिर क्या होगा कि जिस फोल्डिंग अब किस तरह होनी है कि इनिशियली हमने कह दिया था कि एक क्रेनियल एंड है, कॉडल एंड है, इसकी फोल्डिंग टू द राइट होगी और टू द लेफ्ट होगी। एनी आइडिया? लेफ्ट टू द लेफ्ट। ठीक है जी। तो उससे क्या होगा कि जो इसके क्रेनियल और कॉर्डल एंड है ये दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। The sinus venosus area would be merged to form the smooth part of the atria. ठीक है, और जो horns थे that would become the superior vena cava. अच्छा जी, अगर यही folding to the right हो जाएगी, so that would lead to an abnormal condition called the dextrocardia. अच्छा जी, हमने क्या था डे 21 पे सिंगल हार्ट मर्जिंग वाज कंटिन्यूअस। ठीक है, डे 22 पे सिंगल हार्ट ट्यूब बन गई थी जिसके आगे 5 सेगमेंट्स बन गए। डे 23 पे इसकी फोल्डिंग शुरू हो गई। ठीक है, वेंट्रिकल्स मूव वेंट्रल एंड टू द राइट, और एट्रिया किधर जाएंगे? डॉर्सली एंड टू द लेफ्ट। अगर आप ये देखते हो, सो दिस एरिया वुड बी द फ्यूचर एट्रिया, और ये ब्लू वन एंड दिस इज द फ्यूचर वेंट्रिकल। सो द वेंट्रिकल्स मूव वेंट्रली आगे की तरफ एंड टू द राइट, एंड द एट्रिया मूव्स डॉर्सली एंड टू द लेफ्ट। अच्छा जी, फिर क्या होगा? जैसे कि फोल्डिंग होगी, अभी तक जितनी हमने डेवलपमेंट की है दैट इज अ सिंगल हार्ट ट्यूब, राइट और लेफ्ट के आपस में डिमार्केशन नहीं हो रही। फिर आगे जिससे राइट और लेफ्ट को हमने सेपरेट करना है, एट्रिया वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, सो एट्रियो वेंट्रिकुलर कैनाल्स बनानी है राइट एंड द लेफ्ट। सो इनिशियली द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स माइग्रेट एंड फॉर्म ए endocardial cushion in the center at the junction between the atria and the ventricular portion. ठीक है जी, अब ये एक लैंडमार्क बन गया जहां पर एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों आपस में सेपरेट होना शुरू हो गए बाय द फ्यूजन ऑफ द एंडोकार्डियल कुशंस। एक डिमार्केटिंग पॉइंट आ गया, यहाँ पर डॉर्सल एंड वेंट्रल साइड से एंडोकार्डियल कुशंस माइग्रेट करना शुरू किया, प्रोलिफरेट करना शुरू किया। तो दैट इज द पॉइंट जहां पर राइट और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल्स सेपरेट होना शुरू हो गई। और इसके लिए कौन सा एडिशनल फैक्टर होगा दैट कंट्रोल्स और मॉनिटर्स इट्स फॉर्मेशन? दैट इज द रेटिनोइक एसिड मेनली। ठीक है, और वो क्या करेगा? इट हेल्प्स इन द कन्वर्जन ऑफ एंडोकार्डियल एंडोथेलियम इनटू द एवी कैनाल। इन द एवी कैनाल में जो एंडोथेलियम और एंडोकार्डियल टिश्यू था, इसको मेसेनकाइमल प्रोलिफरेशन में चेंज कर देगा to form the endocardial cushions. फिर क्या होगा? अब इनिशियल सेक्शन बनने के बाद हम एट्रिया की डेवलपमेंट को पहले कर लेंगे और फिर हम उसके बाद वेंट्रिकल्स की डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है जी, अगर हम इसको रिवाइज करें कि ड्यूरिंग 4th वीक सिंगल हार्ट ट्यूब बन गई और उसकी 5 डायलेशंस बन गई, एंड एट द सेम टाइम द फोल्डिंग वाज कंटिन्यूअस। जब एंडोकार्डियल कुशन फॉर्म हुआ बाय द माइग्रेशन ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक है, तो एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल्स राइट और लेफ्ट बन गई।
अब एट्रिया, कॉमन वेंट्रिकल्स हैं, इन्होंने भी आगे सेपरेट होना इनटू द राइट एंड द लेफ्ट। तो क्या होगा, अगर हम एट्रिया की डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले first septum that starts from the upper wall of the atrial cavity, that is the septum primum. It starts to grow downwards towards the endocardial cushion with the lower crescenteric margin or the free margin. अब जैसे जैसे ये डेवलपमेंट होती जाएगी, it comes to approximate the endocardial cushion, यहाँ गैप छूट जाएगा, ये आके मर्ज नहीं करेगा. So that is called the ostium primum. ऑस्टियम ओपनिंग को कह रहे हैं, आप प्राइमम इसलिए कह रहे हैं कि वो सेप्टम प्राइमम में आ रहा है. ठीक है जी. उसके बाद फिर क्या होगा, विद द डेवलपमेंट ये 33rd डे पे सेप्टम प्राइमम डेवलप हो रहा है. ऑन द 40th डे, ठीक है, as the septum primum merges with the endocardial cushion, at the same time degeneration or apoptosis upper part of the septum primum में होनी शुरू हो गई है, जिससे छोटे छोटे सुराख बनना शुरू हो गए. ठीक है जी. These are the openings again in the septum primum. So these openings are called the ostium secundum. अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो यहाँ पे इसको दोबारा पूछ लें. सर प्लीज रिव्यू कर दें इसको. जी. अच्छा जी. कि इनिशियली डे 33 पे क्या हुआ, सबसे पहले कॉमन हार्ट ट्यूब थी. माइग्रेशन ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट सेल से राइट और लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल सेपरेट हो गई. ठीक है, मेनली एट द जंक्शन ऑफ द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स. फिर उसके बाद एट 33rd डे ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज इन द 5th वीक, एक सेप्टम ग्रो करना शुरू होता है फ्रॉम द क्रेनियल पार्ट ऑफ द एट्रियम डाउनवर्ड्स. ठीक है. सो ये जब आएगा टुवर्ड्स द एंडोकार्डियल कुशन तो एक गैप बचता है. This opening or gap in the septum primum is called the ostium primum. उसके बाद क्या होगा कि as the development continues, it merges with the endocardial cushion and at the same time upper part में cells death होनी शुरू हो गई, cavities बनना शुरू हो गई in the septum primum, which is called the ostium secundum. And simultaneously on the राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम एक और शीट, एक और पर्दे की तरह की एक वॉल बनना शुरू होगी. दिस इज कॉल्ड द सेप्टम सेकंड. पहला जो बना था सेप्टम, दैट वाज सेप्टम प्राइमम, और जब उसके राइट साइड पे दूसरा बनना शुरू हुआ, दैट इज द सेप्टम सेकंडम. ठीक है जी. सो अब एक आइडिया मुझे ये बताएं कि फिर फोरामेन ओवेल कैसे बनेगा. फोरामेन ओवेल जो कि राइट और लेफ्ट एट्रियम की आपस की कम्युनिकेशन है, वो किस तरह बनेगा. कि जो सेप्टम सेकंडम था ये नीचे आते हुए इसमें भी एक गैप बनेगा बिफोर इट कंप्लीटली फ्यूजेस विद द एंडोकार्डियल कुशन, और अपर पार्ट ऑफ द प्राइमरी सेप्टम में भी एक गैप बन गया हुआ, कैविटी बन गई हुई है. सो दिस ऑब्लिक पाथवे और पैसेजवे इज द फोरामेन ओवेल. ठीक है जी. इसीलिए जिस वक्त ये आफ्टर बर्थ फोरामेन ओवेल क्लोज होगा, सो इस एरिया में फोसा ओवेलस बन रहा है. ठीक है. अब फोसा ओवेलस डिप्रेशन क्यों बन रही है, क्योंकि वो सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन थी, remnant of the septum primum. ठीक है जी. और ये होता है in the lower part of interatrial septum. सेप्टम सेकंडम में ओपनिंग आ गई और सेप्टम प्राइमम जो था वो एक थिन वॉल थी. सो वो थिन वॉल जब आके इससे मर्ज करेगी, सो दैट मेक्स अ डिप्रेशन कॉल्ड द फोसा ओवेलस. यहां तक बात क्लियर हुई है. इनिशियली पहला सेप्टम आया, सेप्टम प्राइमम, जिस वक्त तक वो मर्ज नहीं किया था इसके दरमियान गैप था, तो यहाँ पे ओपनिंग हमने की थी, दैट इज द
Ostium primer. ऑस्टियम प्राइमर, वेरी गुड, ठीक है जी। जैसे जैसे सेप्टम प्राइमर मर्ज किया, इसके अपर पार्ट में डीजनरेशन शुरू होगी, दूसरी ओपनिंग बन गई, दैट इज कॉल्ड द ऑस्टियम सेकंडम, ठीक है जी। एट द सेम टाइम एक और शीट ये सेप्टम ग्रो करना शुरू किया ऑन द राइट साइड ऑफ द सेप्टम प्राइमम। ये जब आएगा, सो अगेन व्हेन इट कम्स नियर द एंडोकार्डियल क्वेश्चन, इसकी ओपनिंग बचेगी। सो दिस oblique pathway is the foramen ovale, ठीक है जी। आफ्टर बर्थ क्या हुआ कि जिस वक्त प्रेशर ज्यादा हुआ लेफ्ट साइड पे, ये दोनों सेप्टम आपस में मर्ज कर गए। सेप्टम सेकंडम में सुराख था, ठीक है, और सेप्टम प्राइमम में यहाँ पे थिक मेम्ब्रेन है। So ये depressed area covered by a single membrane forms a depression which is called the fossa ovalis. अगर इनकी abnormalities हम करते हैं कि अगर foramen ovale patent रह जाए, so the newborn would present with the cyanotic होगा, acyanotic होगा, acyanotic होगा। उसकी वजह क्या होगी कि क्योंकि राइट साइड लेफ्ट साइड पे प्रेशर ज्यादा है, so oxygenated blood would shunt from the left to the right, और राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होना शुरू हो जाएगा, ठीक है जी। सो इसकी वजह से एसायनोटिक होगा। फिर इसी तरह अगर हम वेंट्रिकल्स की इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की बात करते हैं, तो वहां पर क्या होगा कि जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, जैसे आपको पता है कि इसके दो पार्ट्स होते हैं। अपर पार्ट जो है वो मेम्ब्रेनस है और लोअर पार्ट मस्कुलर है, ठीक है। जो मेम्ब्रेनस डाउन ग्रोथ है दैट इज फ्रॉम द एंडोकार्डियल क्वेश्चन, और जो नीचे से ग्रो कर रहा है वो कार्डियक मसल है। तो जब तक कि आपस में मर्ज नहीं करते, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे, ठीक है। अपर पार्ट इज मेम्ब्रेनस एंड लोअर पार्ट इज मस्कुलर। सो अगर इसकी डेवलपमेंट इनकम्प्लीट होती है ऑफ द वेंट्रिकल इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है, मस्कुलर पार्ट बन जाता है और मेम्ब्रेनस पार्ट नहीं बना, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, देयर विल बी अगेन मिक्सिंग ऑफ द ब्लड, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड। इसके रिजल्ट में साइनोटिक होगा, एसाइनोटिक होगा, Cyanotic. Deoxygenated blood, cyanotic. साइनोटिक हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा जी, फिर आगे ये है, हमने एट्रिया को सेपरेट कर दिया बाय द सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकंडम, ठीक है जी। और इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आपस में सेपरेट हो गया बाय द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा जी, अब इससे आगे जब चलते हैं तो यहाँ पे आउटफ्लो पाथ इनका कॉमन है, दैट जो आफ्टर मैच्योरेशन बनना है पल्मोनरी ट्रंक और असेंडिंग एओर्टा। इनिशियल स्टेजेस पे ये दोनों चैनल अभी इकट्ठे हैं, ठीक है। अब उसमें क्या होगा कि देयर इज अ स्पाइरल डिवीजन बाय द सेप्टम, ठीक है जी, अगेन बाय द न्यूरल क्रिस्टल ओरिजिन के। अगर आप ये तीन लेवल्स देखते हैं कि अपर मोस्ट पार्ट इन एडल्ट्स, अगर आप उसको कंपेयर करें तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी ट्रंक इज इंटीरियर एंड द एओर्टा इज पोस्टीरियर। तब इसका डिवीजन स्पाइरल फैशन में होनी है। अपर मोस्ट पार्ट में जब आएगा, सो दैट इज फ्रॉम साइड टू साइड। मिडिल में जब आएगा, सो राइट और लेफ्ट साइड की डिवीजन होगी, ठीक है। और लोअर पार्ट जहां पे इनका इन्फंडेबुलम था, वहां अगेन ये स्पाइरल फैशन में आएंगे। These septa develop in a spiral fashion के मिडिल में राइट और लेफ्ट कंपार्टमेंट बन रहे हैं, लोअर भी और ऊपर भी इंटीरियर और पोस्टीरियर बन रहे हैं, ठीक है जी। इनकी एनॉमलीज क्या हो सकती हैं कि अगर ये आउटफ्लो ट्रैक के एनॉमलीज की हम बात करते हैं, ये सेप्टम प्रॉपरली ना बने या किसी एक तरफ डाइवर्ट कर जाए,
सो मेन जो इसकी ज्यादा कॉमन एनॉमली है दैट इज द टेराटोलॉजी ऑफ पैलेट्स। अब उसमें चार चीजें क्या होंगी? इनको हम, ठीक है जी, कि पार्टीशनिंग अगर प्रॉपर नहीं होती तो चार चीजें जो बनती हैं दैट इज पल्मोनरी स्टेनोसिस, कि पल्मोनरी आर्टरी तंग रह जाएगा, नैरो हो जाएगा, प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होगा। एंड एट द सेम टाइम क्योंकि पार्टीशनिंग इक्वल नहीं हुई, एओर्टा का साइज बढ़ जाएगा, so that would be carrying the blood both from the right as well as the left ventricle। मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो जाएगी और ये कंडीशन साइनोटिक होगी, एसाइनोटिक होगी। Cyanotic. Cyanotic. साइनोटिक, ठीक है जी, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एओर्टा में जब जाएगा तो ये साइनोसिस करेगा। फिर इसके साथ में जो एडिशनल फैक्टर जिसकी वजह से भी डिफेक्ट बन रहा है दैट इज द सेप्टल डिफेक्ट। मेम्ब्रेनस पार्ट नहीं बना तो ये आपस में ब्लड की मिक्सिंग होगी, और क्योंकि राइट साइड से भी ब्लड एओर्टा में जाने की कोशिश कर रहा है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो ज्यादा जोर लगाएगा। अच्छा, हाइपरट्रोफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल होगी इसके साथ। वो किस वजह से? कि नॉर्मली लेफ्ट का प्रेशर ज्यादा है, पल्मोनरी स्टेनोसिस की वजह से ये रास्ता तंग है, इसमें प्रेशर ज्यादा है, तो राइट वेंट्रिकल को काम ज्यादा करना पड़ेगा कि जी ब्लड को पुश कर सके। तो वो ज्यादा फंक्शन करने के लिए, ज्यादा प्रेशर से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इसका मसल हाइपरट्रोफी कर जाएंगे। सो दीज आर द फोर फीचर्स which are the characteristics of teratology of palate। pulmonary stenosis ये किस वजह से हुआ? कि पार्टीशनिंग प्रॉपर नहीं हुई, एक तरफ पार्टीशन तंग रहेगी, बाकी ज्यादा हिस्सा डायलेट कर गया। जब डायलेट किया, एओर्टा का साइज बड़ा हो गया, सो वो दोनों वेंट्रिकल से ब्लड लेना शुरू हो गया। अपर पार्ट ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम नहीं बना, जिसकी वजह से मिक्सिंग ज्यादा कॉमन होगी, और राइट वेंट्रिकल को काम ज्यादा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से वॉल ऑफ द वेंट्रिकल गेट्स हाइपरट्रोफिक। अच्छा जी, अब ट्रंकस आर्टेरियोसिस होता क्या है? व्हाट इज ट्रंकस आर्टेरियोसिस? एनीवन? ट्रंकस आर्टेरियोसिस इनिशियल पार्ट नहीं था हार्ट ट्यूब का? Bulbar arteriosis. जी, ठीक है, एट्रियल एंड का था, ठीक है। अगर वो परसिस्ट कर जाता है, कि आप ये लेफ्ट साइड वाली डायग्राम देख रहे हैं, सो दिस इज द पेटेंट ट्रंकस आर्टेरियोसिस, ठीक है। पल्मोनरी वेन अलग आ रही है, नॉर्मली इसने सेपरेट होना है, ठीक है जी। एंड द लेफ्ट राइट वन इज द ट्रांसपोजिशनिंग ऑफ द ग्रेट वेसल्स, एब्रीविएटेड एज TGA। और उसमें क्या हो रहा था कि जी पार्टीशनिंग प्रॉपर नहीं हुई, एओर्टा दोनों वेंट्रिकल से कनेक्ट हो गया और पल्मोनरी ट्रंक स्टेनोज हो गया। अच्छा जी, सो जिस वक्त टेराटोलॉजी ऑफ फैलेट हो गई, साइनोटिक डिजीज हो गई, तो सिस्टम्स को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है, सो दैट विल बी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, सांस ज्यादा जोर से लेगा, रैपिड होगा, ठीक है। उसके बाद ये पोस्चर स्केटिंग पोस्चर है, ठीक है। इसकी वजह क्या होगी? कि इससे डिस्निया थोड़ा सा रिलीव होता है, ठीक है। फिर और क्या होगा कि अगर आप कार्डिक शेडो देखते हैं, नॉर्मली था कि एपेक्स ऑफ द हार्ट इज इन द फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस ऑन द लेफ्ट साइड, 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड लाइन। तो ये जो एक शेडो बन रहा है दैट इज अ बूट शेप्ड शेडो, दैट इज अगेन अ टिपिकल फीचर ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट्स, ठीक है जी। और उसके साथ और क्या होगा
क्योंकि डिस्टली ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही तो क्लबिंग ऑफ फिंगर्स शुरू हो जाएगी विद साइनोसिस, क्योंकि डिस्टल पोर्शन ऑफ द लिम्स तक ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो, ऑक्सीजन सप्लाई पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, कि अगर हम इसको क्विकली वाइंड अप की बात करें, माइट्रल स्टेनोसिस क्या होगा कि अगर माइट्रल वेल्व, माइट्रल बाइकस्पिड था ट्राइकस्पिड था? Bicuspid. 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 बाइकस्पिड। तो इसका मतलब ये होगा कि एओर्टा में स्टेनोसिस की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल की फिलिंग कम होगी, उसके बाद जो एओर्टा में ब्लड जा रहा है वो कम हो जाएगा। ठीक है, सो अगर कोई पेशेंट प्रेजेंट करता है विद low ejection fraction or low cardiac output, so it can be because of the mitral stenosis कि mitral valve is उतना flexible या contractible नहीं है, fixed हो गया, जिसकी वजह से filling of the ventricle कम हो रही है। ठीक है जी, अब यहाँ पे आप लोगों ने मुझे रिवाइज करवाना है कि इस डायग्राम में क्या शो किया हुआ है। दैट इज अगेन अ रिव्यू। ठीक है जी, कि बाहर मेसोडर्म या मेसेनकाइम थी, that is forming the cardiac jelly and the pericardial cavity। यहाँ पे ए डायग्राम में आप में से कोई मुझे बता दे कि जी ये स्टेज ऑफ डेवलपमेंट क्या होगी, कितने डेज की डेवलपमेंट पे ये इमेज आएगा A1? Third week Fifth intrahepatic. week. Late third week. लेट थर्ड वीक होगा या इनिशियल थर्ड वीक होगा? सर इनिशियल थर्ड Late, वीक late. होगा, Initial. 20 डेज पर 20 डेज हो गए ये मेरे ख्याल से। जी बिल्कुल, इनिशियल थर्ड वीक होगा। इसकी वजह ये है कि यहाँ पर अगर आप 18 और 19 डेज है, क्योंकि हार्ट ट्यूब इनकी दो राइट और लेफ्ट साइड की सेपरेट हैं, आपस में भी इनकी फ्यूजन स्टार्ट नहीं हुई। फिर हमने जो करते हुए बात की थी कि फ्यूजन स्टार्ट्स डे 21 पे इनकी फ्यूजन हो रही होती है, एंड एट द डे 23rd आफ्टर फर्टिलाइजेशन देयर इज अ सिंगल हार्ट ट्यूब। ठीक है, उसके बाद 5 जो कैविटीज बनती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? ट्रंकस आर्टेरियोसिस, बल्बस कॉर्डस, Bulbous cordis. कॉमन वेंट्रिकल, The कॉमन common atrium. एट्रियम, और उसके Sinus बाद venosus. साइनस वेनोसिस। जो साइनस वेनोसिस के टर्मिनल फेट है, मोस्ट ऑफ द एरिया मर्जेस और इज एब्जॉर्ब्ड इन द एट्रियल वॉल। ठीक है, स्मूथ पार्ट ऑफ द एट्रियम साइनस वेनोसिस से बनता है। ठीक है जी, और जो इसके हॉर्न्स हैं वो दैट विल बिकम द पल्मोनरी आर्टरीज बनेंगी या सुपिया वेना केवा बनेगा? they emerge to form and finally they form the pulmonary veins। ठीक है जी, एट्रिया डिवाइड होने के बाद दे फॉर्म द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, और इनके कितने सेप्टम थे? सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम Secondum. सेकंडम। एट्रिया और वेंट्रिकल आपस में किस तरह सेपरेट हुए थे? बाय द माइग्रेशन ऑफ द न्यूरल क्रेस्ट सेल्स इन द फॉर्म ऑफ एंडो Cardial cushion. कार्डियल कुशंस। ठीक है जी, उसके बाद आगे जिसका आउटफ्लो पार्ट था बाय दिस स्पाइरल शेप्ड एंडोकार्डियल कुशंस that is divided into pulmonary trunk One and atrium. Aorta. aorta। ठीक है जी, looping of the heart ये आ गया कि जी the ventricles move ventrally and to the Right. right and the atria moves dorsally and to the left। Left. अच्छा जी, अच्छा जी, अब यहाँ पर एक वीडियो हम देख लेते हैं जो इसकी डेवलपमेंट की है, एनिमेटेड वीडियो, ताकि ये इज द वीडियो विजिबल? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी, just a minute।
ये 5 कैविटीज या 5 डायलेशंस बन के हुई हैं एंड समवॉट लूपिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है जी। साइनस वेनोसा हमने कहा था दैट इज द वीनस एंड एंड द ट्रंकस आर्टेरियोसस इज द आर्टीरियल एंड। जैसे जैसे फोल्डिंग कंटिन्यू कर रही है वेंट्रिकल्स आर प्रोजेक्टिंग डाउनवर्ड्स एंड ventrally and atria moving dorsally and to the left. फोल्डिंग की वजह से आगे पीछे अरेंज हो गए। ठीक है जी। हम सबसे पहले यहाँ पे देख लेंगे इंटरएट्रियल सेप्टम की डेवलपमेंट। दिस बल्ज इज द बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स और ये एंडोकार्डियल कुशन्स है। ये जो क्रेनियल साइड से डेवलप होना शुरू है दिस विल बी द सेप्टम प्राइमम मूविंग टुवर्ड्स द एंडोकार्डियल कुशन। From the interventricular ridge, a proliferating muscular septum advances across the common ventricle toward the base of the heart. Simultaneously, the interatrial septum rapidly grows toward the endocardial cushions, progressively constricting the foramen between the atrial chambers, the foramen primum. Before the foramen primum becomes obliterated, a new opening appears high on the interatrial septum. The timely development of this orifice, the foramen secundum, provides uninterrupted shunting of blood from the right atrium directly into the left. Another interatrial septum, the septum secundum, develops from a ridge just to the right of the septum primum and extends down like a curtain over the interatrial fenestration. The advanced edge of the septum secundum forms the foramen ovale, with the septum primum acting as a unidirectional flutter valve. Thus, blood can flow only from the right atrium to the left. To recapitulate, the common atrioventricular canal is partitioned by the simultaneous proliferation of the endocardial cushions, the muscular interventricular septum, and the interatrial septum. The septum secundum produces the foramen ovale, with the septum primum acting as a membranous valve. An opening persists between the ventricular cavities. Closure of this interventricular foramen awaits the elaboration of a complex spiral septum, which splits the truncus arteriosus and conus region into the aorta and pulmonary artery. The formation of this partition is more clearly seen if the heart is turned by 45 degrees. Originally, the right and left ventricles share a common outflow channel, the truncus arteriosus, which gives rise to the aortic arches. The truncus arteriosus is presented schematically as a transparent cylinder. The bifurcation of the truncus arteriosus, illustrated here, represents two of the aortic arches. The fourth aortic arch forms the aorta, and the sixth is the origin of the pulmonary artery.
pair of ridges which develop at the bifurcation spiral down the truncus arteriosus. They fuse along the axis of the cylinder to produce a single spiral septum extending down towards the ventricles. The interventricular foramen is obliterated by masses of endocardial tissue from the ventricular septum, by the endocardial cushions, and by the spiral aortic septum. The partitioning of the heart into its component chambers and corresponding arteries is now complete. The significance of the spiral aortic pulmonary septum is more readily appreciated in a frontal view of the heart. The aortic pulmonary septum executes a spiral of 180 degrees and swings into line with the superior margin of the interventricular septum. This process accounts for the manner in which the aortic and pulmonary trunks are entwined in the fully developed heart. Blood from the left ventricle enters the aorta, which passes to the right behind the pulmonary artery. Blood from the right ventricle enters the pulmonary artery, which passes in front of the aorta, turning posteriorly on the left side of the mediastinum. Venous blood from the superior vena cava and the inferior vena cava flows through the right atrium and into the right ventricle. It's injected into the pulmonary artery, where a major portion continues through the ductus arteriosus into the descending aorta. Resistance to flow through the collapsed lungs is so great that only a small quantity of blood enters the pulmonary arteries. A correspondingly small amount of blood is returned through the pulmonary veins into the left atrium. Oxygenated blood from the placenta enters the inferior vena cava, but tends to stream across the right atrium through the foramen ovale and into the left atrium to supplement the scanty pulmonary venous return. This mixture of venous and oxygenated blood enters the left ventricle and is pumped into the aorta, from which the carotid arteries arise to supply the brain. Through the descending aorta, partially oxygenated blood is distributed to lower portions of the body. This circulatory pattern persists throughout the remainder of fetal development. Within a very few minutes after delivery into the external world, the supply of oxygenated blood from the placenta is interrupted. If the infant is to survive, respiratory exchange in the lungs must be promptly established. As the lungs become inflated, the resistance to pulmonary blood flow is markedly reduced. Constriction of the ductus arteriosus diverts the entire right ventricular output into the pulmonary circulation. Oxygenated blood returning from the lungs is distributed through the systemic circulation. When the pressure in the left atrium exceeds that in the right atrium, the valvula is pressed over the foramen ovale, and partitioning of the heart is functionally complete. So with this, I hope the concept of development and partitioning of the heart tube is clear. If you have any queries, you are more than welcome to ask. Okay, so with this, I have completed the topic, and my next lecture would be in next Friday morning from 9 to 11. If you have any queries, you can ask from the coordinators, Karachi Center,
and that would be discussed on the Friday first, and then we would start with the topics of the general anatomy. Okay, sir. Thanks a lot. Okay, Allah Hafiz. Thank you, sir.